आदाब, ये है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। लंबे अरसे की बातचीत के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत अमल में आई, लेकिन वजीर आला के हलफ लेते ही मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दहशतगर्दों और पाकिस्तान के रहमो करम का जिस तरह से बढ़ चढ़कर जिक्र किया, उस पर हंगामा बर्पा हो गया है। आखिर मुफ्ती के इस बयान के पीछे की असल मंशा क्या है? मुफ्ती के इस बयान के बाद जो हंगामा मच रहा है, उसका बीजेपी और पीडीपी के इश्तराक पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये इत्तेहाद रह पाएगा? क्या ये हुकूमत अपना टर्म पूरा करेगी या 6 साल से पहले ही इस समझौते का ताना बाना बिखर जाएगा? बेशुमार ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए हम अपने खास मेहमानों के साथ हाजिर हैं। इस बहस पर शिरकत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के तर्जुमान शहजाद पूनावाला, पैंथर पार्टी की तर्जुमान डॉक्टर सुदेश डोगरा जी, सीनियर सहाफी पूर्णिमा त्रिपाठी जी, और जम्मू से ओबी के जरिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं बीजेपी के बाली भगत जी, जो रियासत में फॉरेस्ट मिनिस्टर भी हैं। साथ ही पीडीपी के लीडर और मिनिस्टर फिरदौस टाक जी भी हमारे साथ बहस में शामिल हैं। आप सबका खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं खुली बहस। जाहिर है मुफ्ती मोहम्मद सईद से ऐसे बयान की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। हमारे सारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इस बहस की शुरुआत से पहले आइए देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। उसमें मुझे लगता है पार के लोगों ने भी एटमॉस्फेयर को कंड्यूसिव बनने दिया। दैट इज माय हम्बल सबमिशन कि नहीं हो सकता था अगर वो कर लेते कुछ। आपको मालूम है कितना मामूली से एक्शन हो रहा था। They also allowed this democratic process to go ahead. अब आप ही बताइए, जम्मू कश्मीर के नए वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद के इस बयान पर क्या कहें? आखिर ये बयान किसका है? अपने वतन से मोहब्बत और उसकी ताकत पर नाज करने वाले वतन परस्त का, या फिर एक बुज़दिल सीएम का? मुफ्ती के इस बयान ने पार्लियामेंट में हंगामा बर्पा कर दिया। ये बात मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा है कि पाकिस्तान, हुर्रियत, ये सभी लोगों ने कोऑपरेट किए, इसी के वजह से सक्सेसफुल इलेक्शन हुआ है और इसका क्रेडिट वो सबको मैं देता हूं। उन्होंने कहा, ऐसा मैं प्राइम मिनिस्टर को भी कहा हूं, उनका कहना, जब उनका कहना है उन दोनों के बीच में क्या बात हो गई वही स्पष्टता से बता सकते हैं। बीजेपी से सवाल होना लाजिम था। आखिर पीडीपी और बीजेपी दो पंछी एक टाल के जो हैं। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस बयान की मुखालफत में आवाजें बुलंद होने लगी। उमर अब्दुल्ला ने भी तेवर दिखाए। मुफ्ती के बयान से बदहवास बीजेपी को कोई जवाब सूझ नहीं रहा था, लेकिन जवाब देना मजबूरी थी। आखिरकार कमान राजनाथ सिंह ने संभाली, लेकिन जवाब बेमानी से रहा। राजनाथ के साथ साथ महबूबा मुफ्ती भी अपने वालिद के इस बयान पर बचाव करने की नाकाम कोशिश करती दिखी। मैं दो टूक शब्दों में और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार और हमारा दल उनके इस स्टेटमेंट से अपने को पूरी तरह से डिसोसिएट करता है, मुझसे अलग करते हैं। मैं दो टूक शब्दों में पार्लियामेंट इलेक्शन के मुकाबले में वायलेंस कम रहा, डोर टू डोर कैंपेन कम रही, पत्थरबाजी कम रही, जिसकी वजह से कई एरियाज में जहां पिछली बार 1100 वोट पड़े थे आज हजारों पड़े, जहां 3000 पड़े थे आज हजारों पड़े। वायलेंस कम रहा। अनफॉर्चुनेटली उड़ी का इंसिडेंट हो गया, पर ओवरऑल हमें ये लगा कि ये जो सेपरेटिस्ट हैं या पाकिस्तान है या उनके जो एलिमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो भी समझते हैं कि जमहूरी निजाम ही, डेमोक्रेसी इज द ओनली वे आउट। एक तरफ मुफ्ती से जुड़े लोग मुफ्ती के इस बयान का बचाव कर रहे थे, तभी मुफ्ती ने यह कहकर सबको और हैरान कर दिया कि वो अपने बयान पर कायम है। जो मैंने कह दिया है यही कह दिया है, स्टैंड बाय। सियासी गलियारों से लेकर मुल्क के हर गली मोहल्ले में लोग मुफ्ती के इस बयान के पीछे की असल मंशा को जानना चाहते हैं। लंबे अरसे तक पीडीपी और बीजेपी के बीच चले बातों के सिलसिले के बाद जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो ऐसा लगा था कि सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन हलफ लेने के फौरन बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जिस तरीके से बयान दिया है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ जब्बार खान, आलमी समय। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। आइए बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं जम्मू। वहां पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट मिनिस्टर और बीजेपी के लीडर बाली भगत जी मौजूद हैं। बाली भगत जी के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो अलायंस हुआ है
पीडीपी और बीजेपी को वो कैसे देखते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अनहोली अलायंस है और ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी आइडियोलॉजीज, अपनी अपनी फिलॉसफीज को अलग रख करके एक अपॉर्चुनिस्टिक अनहोली अलायंस किया है जो लंबे समय तक नहीं चलेगा। क्या कहिएगा बाली भगत जी? ऐसा है, नजरिया सबका अपना अपना देखने का है जी। मुख्यमंत्री का जो वक्तव्य आया उसके ऊपर देश में एक चर्चा होगी, लेकिन ये दो राजनीतिक दल ऐसे दो राजनीतिक दल हैं जिनकी दोनों की विचारधारा अपनी अपनी है, भारतीय जनता पार्टी की भी, पीडीपी की भी। हमने जो यहां पे गवर्नेंस के लिए जो एजेंडा हमने बनाया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जी, हम उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं, सरकार उसको कंसंट्रेट कर रही है और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के एजेंडे को लेकर हम जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे 6 साल की सरकार जो है वो चलाएंगे। पार्टियों की विचारधारा जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसको सरकार के साथ नहीं जोड़ना चाहिए जी। आप सरकार को ब्लेम तब कर सकते हैं जब सरकार कैबिनेट में इस प्रकार की किसी इश्यू के ऊपर चर्चा करे। या हमने कोई इसमें कोई प्रस्ताव पारित थोड़ी किया है। दिस इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, आप ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री साहब ने कहा है। नहीं, मैं उस पर बाद में आऊंगा। बाली जी, आपसे सीधा सवाल मैं ये करना चाह रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी के या जनसंघ के जो जनक थे, जिन्होंने जनसंघ की नींव रखी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो उनका जीवन इसी बात पे गया, खत्म हो गई, उनकी जान गई कश्मीर में। 2 विधान और 2 प्रधान, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी, वहीं उनकी मौत हुई। क्या चाह रहे हैं आप कि उनकी जो फिलॉसफी थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जो आइडियोलॉजी थी और जो कश्मीर को लेकर के उनकी सोच थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उससे हटी है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के नक्शे कदम पर आज भी हम उनके ही दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आज भी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चल रही है। मतलब अभी भी आप यही कह रहे हैं? लेकिन आपको एक बात समझने की आवश्यकता है सबको कि हमने 44 का लक्ष्य यहां पे रखा था कि 44+ मिशन हमने यहां पे रखा था। हम उस लक्ष्य से पीछे रह गए। यदि हमारा यहां बहुमत होता तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था वो हम पूरा करते, लेकिन हमारा यहां बहुमत नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल का यहां पर बहुमत नहीं है जी। इसलिए जनता ने यहां पे जो मैंडेट दिया वो जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को दिया और घाटी में पीडीपी पार्टी को दिया। हमने इस मैंडेट को, जो घाटी का मैंडेट था, जम्मू का मैंडेट था, हमने इस मैंडेट को रेस्पेक्ट करते हुए पीडीपी और बीजेपी का अलायंस हमने किया। और फिर मैं आपको कहूंगा कि हमारा जो सभी इश्यूज के ऊपर सहमति बनी है। चलिए, यानी आपकी सारी चीजों पे सहमति है, तो जो कह रहे हैं मुफ्ती साहब उस पर भी सहमति है? सब चीज पे आप कह रहे हैं कि सहमति हो गई है, तो ये सारे जो बयानात आ रहे हैं, क्या हम मान लें कि उनकी उस पर राजनीतिक देखिए, आप किसी राजनीतिक स्टेटमेंट को आप सरकार के साथ नहीं जोड़िए। ये स्टेटमेंट या वक्तव्य जो है इसका कोई असर जो है सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि ये कभी कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई सेशन लगा नहीं, उसमें कोई चर्चा नहीं हुई। चलिए, आपके पास वापस आएंगे भगत जी, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ टॉक साहब मौजूद हैं, आपके साथ बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह का अलायंस हुआ है, क्या मजबूरी थी ऐसी कि आपको अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ ही करना पड़ा? आपके साथ दूसरी पार्टियां भी जुड़ने को तैयार थी। कांग्रेस ने ऑफर किया था अनकंडीशनल सपोर्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सपोर्ट ऑफर किया था, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी होगी, कौन सी आपकी दुखती रग ऐसी थी जो बीजेपी के हाथ में थी, आपने बीजेपी के साथ अलायंस किया? अभी भगत जी ने यह कहा कि जम्मू में मैंडेट आया था बीजेपी के फेवर में, वादी में उसको कोई भी सीट नहीं मिली, मैंडेट बिल्कुल उसके खिलाफ आया। आपको वादी में मैंडेट मिला है और यह बात मानी जाती है कि वादी में एंटी बीजेपी फीलिंग है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में आपने क्यों
पीडीपी के साथ हाथ मिलाना बेहतर समझा, कांग्रेस और एनसी को दरकिनार किया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हर बार ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो मैंडेट आया है वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट था, वो कश्मीर में एक पार्टी को मिला, जम्मू में एक पार्टी को मिला। तो इससे हटके अगर हम थोड़ा इसमें जरा डीपली सोचें तो जम्मू कश्मीर में इस बार इलेक्शन में मैंडेट फ्रैक्चर्ड नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की जो पोलारिटी है, जो यहाँ पे जियोग्राफी है, वही फ्रैक्चर्ड है। जम्मू के पूरी रीजन के जो मुद्दे हैं वो अलग है, यहाँ की विचारधारा अलग है, कश्मीर की विचारधारा अलग है। तो एक गैप जो है वो जम्मू और कश्मीर रीजन में, पर्टिकुलरली लद्दाख भी हमारा एक रीजन है, लेकिन ये दो रीजन्स में बहुत गैप जो है हमने पिछले 60 सालों में देखा हुआ है। बहुत से यहाँ पे अलायंस हुए, बहुत बार यहाँ पे गवर्नमेंट बनी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन ये जो गैप था इस पे कभी जो है वो काम करने का मौका नहीं मिला। इस बार जब इलेक्शन हुआ तो ये बात सामने देखने को आई कि जम्मू के लोगों ने जो है वो बीजेपी को मैंडेट दिया और कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को जो है वो खुलकर वोट किया और पीडीपी को मैंडेट दिया। लेकिन इसके बीच में भी दो पार्टियां हैं जम्मू में, डॉक्टर साहब, इसके बीच में भी दो पार्टियां ऐसी हैं, मेरी बात सुने, इसके बीच में भी दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनको भी कुछ ना कुछ वोट और सीट मिली है और अच्छी खासी मिली है। तो आप लोग आपस में फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं? इनको बिल्कुल गेम से बाहर कर दिया है, इसकी क्या वजह है? मैं उसी बात पे आ रहा हूं, आप मुझे पूरी तरह एक्सप्लेन करने का मौका दें। बाद में बात ये हुई कि देखिए, अगर आप अलायंस करने की बात करते हैं, हमारे पास कांग्रेस है, हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो आपने कहा कि आपको क्या मजबूरी थी। तो मैं तो यही कहूंगा, मजबूरी कह लीजिए या इसे हमारा एक फॉर्चुनेट कह लीजिए कि हमारे जो मौका परस्ती कह लीजिए, क्या है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उनका विजन जो है, उनकी जो पॉलिसीज है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो ऐसा है कि वो कभी भी एक्सक्लूसिव गवर्नेंस या एक्सक्लूसिव काम करने पे बिलीव नहीं रखते, वो इंक्लूसिव रखते हैं। जब मैंडेट सामने आया तो उन्होंने, जब हमारे पार्टी के बीच में इस पे चर्चा हो रही थी, तो ये बात भी सच है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को भी कंसिडर कर रहे थे, लेकिन फिर हम कंसिडरेशन हमारे पास ऐसी थी कि जब हम एक्सक्लूसिव एक रीजन की गवर्नमेंट नहीं बन सकती थी। अगर एक रीजन की गवर्नमेंट बनती, दूसरे रीजन में अनरेस्ट हो जाता। उसके अलावा हमारे पास ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी मुश्किलात हैं, 60 सालों की मुश्किलात हमने 6 सालों में पूरी करनी है। हमने 60 साल का काम 6 सालों में पूरा करना है। हमारे पास इस वक्त फ्लड के बाद जो है लोगों की रिहेबिलिटेशन का काम है। सेंटर में इस वक्त बीजेपी है, हमें बीजेपी की सपोर्ट के बिना हम उसमें नहीं चल सकते। हमने पाकिस्तान के साथ वार्तालाप करने की बात की, हमने सेपरेटिस्ट के साथ वार्तालाप करने की बात की, हमने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर। चलिए, इस पे हम वापस आएंगे। आपने अपनी बात कह ली। टॉक साहब, हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान शहजाद पूनावाला साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शहजाद साहब, जिस तरह से बता रहे हैं, दोनों एक साथ बैठे हैं, पीडीपी और भाजपा के लीडर, और ये कह रहे हैं कि कोई रास्ता ही नहीं था। पहली बात तो ये कि वो कह रहे हैं कि जम्मू में मैंडेट मिला है बीजेपी को और यहां पे कश्मीर में मिला है पीडीपी को, लेकिन कहीं ना कहीं शायद टॉक साहब भूल गया कि बनिहाल की वैली में पूरा जम्मू के इलाके में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी सीटें आई हैं, तो ऐसा नहीं कांग्रेस बिल्कुल वहां से सिमट गई है। आपको क्या लगता है कि इनके जो जिसको हमने कहा शुरू में कि अनहोली अलायंस है, ऑपरेचुनिस्टिक अलायंस है, इसके पीछे की राजनीति क्या? कहीं ऐसा है जो हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि शायद जिस विजन की बात टॉक साहब कह रहे हैं, खुल के नहीं कर रहे हैं, विजन ये भी है कि महबूबा मुफ्ती को या उनकी पार्टी के किसी दूसरे को सेंटर में भी बर्थ दी जाएगी। ये सारी चीजें हैं या कोई और वजह है? देखिए, उम्र में तो मैं शायद सबसे यहाँ पे छोटा हूँ, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि किसी भी शादी में अगर प्यार ना हो तो वो शादी जो है तलाक की ओर बहुत जल्दी चली जाती है। यहाँ पे 6 साल का शादी रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। शायद तलाक उससे कहीं पहले ही हो जाए, अगर पहले 2-3 दिनों की बात ले ले तो। चलो, कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे मियां बीवी बैठे हैं, ये बात ही बड़ी अच्छी है कि आपके शो पे एक साथ बैठे, एक दूसरे की गर्दन पे तो 7 साल गलबैया हो रही है, खूब गले मिल रहे हैं, सही साहब क्यों बैठे हैं नरेंद्र मोदी साहब। तो आपने जिक्र किया मजबूरी का कि क्या ये मजबूरी थी। मुझे लगता है कि आपने उतनी राजनीति तो देख ली है कि मजबूरी को कभी कभी जो है
उसके नीचे होती है सत्ता की लालच और सत्ता की हवस। तो क्या सत्ता की हवस या सत्ता की गोंद से जिस इमारत को खड़ी करेंगे तो विचारधारा का जब भूकंप आएगा तो ये इमारत गिरनी है। और ये कहते हैं कि आइडियोलॉजी का कोई मामला नहीं है, तो मुझे बता दीजिए कि केवल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अगर ये सरकार बनी है तो इस सरकार की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कश्मीरी पंडितों के सवाल पे क्या आइडियोलॉजी है इनकी, 370 पे क्या है, ये तो बुनियादी मामले थे। 2 महीने तक सरकार नहीं बनी इनकी, फैजल साहब जी। तो 2 महीने तक जब तक ये चाय पे चर्चा कर रहे थे तो किन मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे? शाहरुख खान की फिल्म पर, आमिर खान की फिल्म पर, कि इन मुद्दों पर कि आज जब और मुख्यमंत्री का बयान आता है तो ये कहते हैं कि ये हमारी सरकार का बयान नहीं है। तो कितने दिन हर रोज क्लैरिफिकेशन होगा मोदी जी का और राजनाथ जी का। और मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं जी, तो मैं आपको बता दूं बड़ी अजीब बात है, 25 मंत्री बनाए हैं। सज्जाद लोन साहब ने तो चार्ज भी नहीं लिया क्योंकि उनको मंत्रालय ठीक ठाक नहीं लगा, और अलगाववादियों को भी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दी, बड़ी बात है। लद्दाख से एक ही मंत्री, कारगिल से एक भी मंत्री नहीं दिया इन्होंने, श्रीनगर से 3-3 मंत्री दिए। कांग्रेस को केवल एक पार्टी कांग्रेस है जिनको तीनों इलाकों से वोट और सीटें मिली है जी। तो इस बुनियाद पे तो आप कांग्रेस के साथ भी अलायंस कर सकते थे। आपने क्या अलायंस किया है? आपने एक जम्मू वाली पार्टी, आपको तकलीफ है कांग्रेस से अलायंस नहीं हुआ? नहीं, मुझे तकलीफ यह है कि ये जो स्पिन दिया जा रहा है कि जम्मू से एक पार्टी, कश्मीर से एक पार्टी। अरे जम्मू कश्मीर में लद्दाख भी इलाका है, तो उसका क्या रिप्रेजेंटेशन का क्या हुआ? तो ये जो है इसके नीचे अगर आप देखो, इस सारे मुखौटे के नीचे है सत्ता का लालच और इतना भूखापन सत्ता के लिए। और वो जो है 2 या 3 दिन, महीनों में मैं तो कह रहा हूं कि ये सामने आ जाएगा कि ये इतनी अस्थिर सरकार होगी, ये कोई मामले पे स्टेबल नहीं होगी गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए बहस को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जिसे राज्यसभा में उन्होंने बगैर मुफ्ती मोहम्मद सईद का नाम लिए ही मरकज का रुख साफ किया। वो जो मसला पैदा हुआ था उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है ऐवान में, पार्लियामेंट में, आइए आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान जिस बात की वकालत पिछले 50 साल से कर रहा था उसको थप्पा मारने का काम कश्मीर के नागरिकों ने किया है। हम उनकी जितनी बधाई करें उतनी कम है, और मैं उनका कश्मीर के नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। और हमारा भरोसा कश्मीर के नागरिकों के प्रति है और कश्मीर के नागरिकों के भरोसे के प्रति हम देश की एकता, और अखंडता के साथ, हम देश की एकता और अखंडता के साथ प्रतिबद्ध ऐसे लोग हैं। और इसलिए मैं फिर एक बार इस सदन के माध्यम से, आदरणीय सभापति जी आपके माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर के लिए हिंदुस्तान के सदनों ने जो प्रस्ताव पारित किए हुए हैं उसको लेटर एंड स्पिरिट से फॉलो किया जाएगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। यह मैं विश्वास दिलाता हूं देशवासियों को। चलिए हमारे साथ सुदेश डोगरा जी हैं, पैंथर पार्टी के लीडर हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं जिस तरह रिप्रेजेंटेशन का जामा पहना करके सरकार को लाया गया है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या जो बात कह रहे हैं शहजाद पूनावाला कि अगर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने की बात थी तो वो कांग्रेस के साथ भी हो सकती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी हो सकती थी, क्या ये तर्क, ये जो एक बुनियाद बनाई जा रही है वो जायज है? पहले बात है कि ये सरकार, जैसे आप पूछ रहे हैं कि ये सरकार कब तक चलेगी, अभी आपने सुना ये कह रहे हैं कि दोनों की विचारधारा अलग अलग हो सकती है। दोनों की विचारधारा अलग अलग है तो ये सफर कब तक तय होगा ये देखने वाली बात है। एक ही किश्ती में आपने शेर और बकरी को बिठा रखा है, क्या ये नदी क्रॉस होगी या नहीं होगी, बीच में डूब जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता, आने वाला वक्त बताएगा। शेर कौन है? नहीं, शेर कौन है? कौन आएगा? शेर कौन है, बकरी कौन है? दोनों साथ बैठे हैं, दोनों विचारधारा की बात हो रही है तो दोनों की विचारधारा एक दूसरे के विपरीत है जी। ठीक है, का मौका दे दें। जी आ रहा हूं आपके पास। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी आपने, मैं मोदी साहब का स्टेटमेंट सुन रही थी, क्षमा चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से। आता हूँ आपके पास, वापस आता हूँ। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कश्मीर की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, कश्मीर की जनता ने ये किया, मैं कश्मीर के लिए, मुझे बहुत दुख होता है जब ये बात कही जाती है। कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर है, इसमें 3 हिस्से हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख को तो वैसे ही साइड पे रख दिया है जी, ठीक है, और अब तो जम्मू को भी छोड़ दिया, सिर्फ कश्मीर से। माननीय मोदी जी ये भूल गए कि जम्मू की जनता ने, जम्मू के डोगरों ने माननीय मोदी पर विश्वास करके उनको अपना विश्वास मत दिया है। आज मोदी जी जम्मू भूल गए, आज वो कश्मीर चले गए। ठीक है, जम्मू की जनता के साथ विश्वासघात किया उन्होंने,
इसमें कोई इसका जवाब लेंगे, बाली भगत साहब से पूछेंगे क्या जम्मू की जनता के साथ विश्वासघात किया। 11 से 25 दी थी जम्मू की जनता ने, जम्मू से उठाई दिल्ली में आके कश्मीर के साथ सौदा कर दिया। क्या हुआ? यानी आपको लगता है कि ये सरकार जो बनी है सौदेबाजी की? सौदेबाजी, बिल्कुल। हमारे साथ पूर्णिमा त्रिपाठी मौजूद है। पूर्णिमा त्रिपाठी हिंदू ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है, सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं जिस तरह का अलायंस हुआ है, जिस तरह की अलायंस के बाद गवर्नमेंट बनी और जिस तरह की डिलीवरी पार्ट को अगर देखें तो गवर्नमेंट बनने के एक ही दिन के बाद जिस तरह की बातें आती हैं, उन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं पूर्णिमा? नहीं, देखिए, सौदेबाजी आपने वर्ड यूज किया, सौदेबाजी शायद थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है, लेकिन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म तो पूरा पूरा है। बीजेपी ने तो अपने सारे मुद्दे एक तरफ रख दिए, जितने इश्यूज थे जिनकी मैनिफेस्टो में बात की, उनका कहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जिक्र नहीं है। तो आखिर उनको क्या मजबूरी थी कि वो बिल्कुल धुर विरोधी जिसको कहा जाता है राजनीति में, उसके साथ वो हाथ मिलाए? रिप्रेजेंटेशन की बात अभी बाली भगत साहब ने कही थी, ठीक है, वो एक मुद्दा हो सकता है कि वो चाहते थे कि रिप्रेजेंटेशन जम्मू के रीजन का वहां की सरकार में हो और बिना अपने विरोधी से। कारगिल का क्या होगा, लेह लद्दाख का क्या होगा, उनका तो नहीं है रिप्रेजेंटेशन? नहीं, तो कारगिल लेह लद्दाख में तो इनकी पहुंच भी नहीं अभी हुई है। कारगिल लेह लद्दाख तो इनकी पहुंच से भी बाहर ही है। तो जब तक ये अपने विरोधी के साथ हाथ नहीं मिलाते, शायद इनको कभी जम्मू कश्मीर में सत्ता में घुसने का मौका नहीं मिलता। मेरे ख्याल से वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह शायद मोदी जी ने देखा। यानी वो आप ये कह रही हैं कि सरकार बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, सबसे बड़ा गवर्नमेंट बना लो। मेरे ख्याल से मोदी जी की प्राथमिकता वही थी कि किसी तरह सरकार में घुसो, और उसके बाद शायद वो आगे का कुछ उन्होंने सोचा होगा कि लोगों के जैसे एक जो बात बनी हुई थी जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती है, उसको खत्म करना है। मेरे ख्याल से वो एक परसेप्शन को बदलना था, उस बहुत बड़ी प्रायोरिटी, और उस प्रायोरिटी को लेकर के बीजेपी ने इतना बड़ा खतरा मोल लिया है। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हम, जैसा आपने शुरू में ही कहा था, उनके जो संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने जिस मुद्दे पर अपनी जान दे दी वहां, बिल्कुल, उसको आपने छोड़ दिया। तो ये इसमें कोई बहुत बड़ा बीजेपी का गेम प्लान अवश्य शामिल है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मोदी जी भी इतने बेवकूफ राजनीतिज्ञ नहीं है कि वो सारा कुछ दांव पे लगा देंगे बिना कुछ सोचे समझे। सिर्फ 5 साल की सत्ता, 6 साल की सत्ता, पर्दे के पीछे कुछ और भी है। पर्दे के पीछे कुछ और भी है। पीडीपी का जहां तक हम देखें तो पीडीपी के लिए तो कांग्रेस से हाथ मिलाना फायदेमंद नहीं था, क्योंकि कांग्रेस अभी फिलहाल सत्ता से बिल्कुल बाहर है और सेंटर में बीजेपी है। तो मुफ्ती साहब के लिए तो यही ज्यादा फायदेमंद होता कि वो मोदी जी के गुड बुक्स में रहते, उन्हीं के साथ आगे मिलकर अपना प्लान करते। तो वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म दोनों पार्टी की हमें इसमें दिख रही है। ज्यादा हम आइडियोलॉजी की बात ना करें और ज्यादा हम मैनिफेस्टो की किसी की बात। ये कह रही है कि आइडियोलॉजी की बात ना करें, और इधर पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि आइडियोलॉजी जो है पॉलिटिकल पार्टीज में वो कहीं ना कहीं डायल्यूट होती जा रही है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म उसकी जगह लेती जा रही है। इसकी तरफ पूर्णिमा त्रिपाठी इशारा कर रही है। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे सिर्फ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है या इसके पीछे कुछ और भी है। लेते हैं ब्रेक। कदम तू बढ़ा कदम, तेरे साथ साथ तेरा देश बढ़ रहा है। बढ़ा कदम तू बढ़ा कदम, ये तेरा योगदान है जो विश्व में नाम है। ये देश तेरे टैक्स से छू रहा आसमां है, तेरे टैक्स से ही चलेगा ये वतन। आप कदम बढ़ाइए अपना आयकर देकर। अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। आयकर विभाग द्वारा जारी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बीड़ी सिगरेट का धुआं तंबाकू नोशी न करने वालों के लिए भी मुज़िर है। जब इस्तेमाल शुदा धुआं गैर तंबाकू नोश के गले में दाखिल होता है तो ये सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, चंद मिनटों में ये धुआं खून को गाढ़ा करके खून की शरियानों को भी नुकसान पहुंचाता है। इनमें चर्बी जमा हो जाने से दिल में खून का बहाव कम हो जाता है, जो दिल के दौरे का सबब बन सकता है। पैसिव स्मोकिंग मोहलिक है, इसकी मुखालफत करें।
बीड़ी सिगरेट का धुआं तंबाकू नोशी न करने वालों के लिए भी मुज़िर है। जब इस्तेमाल शुदा धुआं गैर तंबाकू नोश के गले में दाखिल होता है तो ये सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, चंद मिनटों में ये धुआं खून को गाढ़ा करके खून की शरियानों को भी नुकसान पहुंचाता है। इनमें चर्बी जमा हो जाने से दिल में खून का बहाव कम हो जाता है, जो दिल के दौरे का सबब बन सकता है। पैसिव स्मोकिंग मोहलिक है, इसकी मुखालफत करें। गया मुंशी अल्लाह पे गया बिछोड़ा, ओ लगी कैंची गमा दी, ओ लगी कैंची गमा दी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक पे जाने से पहले पूर्णिमा त्रिपाठी ये कह रही थी कि अब आप आइडियोलॉजी की बात ना करें तो ही बेहतर है। कहीं ना कहीं अब आइडियोलॉजी की जगह पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म ने ले ली है। हम चलते हैं बाली भगत के पास जानने और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आइडियोलॉजी के लिए जानी जाती थी, वो पिछले कुछ इलेक्शन से, खास करके जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए हैं उसके बाद से अपनी आइडियोलॉजी की जो कोर चीजें हैं उसको किनारे कर चुकी है। तो क्या भगत जी भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बदल रहा है? देखिए, ये आप की सोच हो सकती है। मैं आपको ये बताऊं, जिस प्रकार से अभी ये पूर्णिमा त्रिपाठी जी ने कहा है या कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने कहा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हताशा और निराशा है। पैंथर पार्टी के 3 विधायक थे, साफ हो गए जम्मू कश्मीर में, कोई नहीं बचा जी, इनका सारा आधार समाप्त हो गया। और कांग्रेस पार्टी जिसने 50 से लेके आज तक हमेशा सत्ता का सुख भोगा, उसको आज ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में 47 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, गठबंधन की जो सरकार बनी है, उसके कारण दोनों दलों में बहुत ही निराशा और हताशा है जी। जहां तक आपने प्रश्न किया भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का, विचारधारा पे आपको कहां पे लगता है हमने कॉम्प्रोमाइज किया? अरे क्या बात कर रहे हैं भगत साहब, 2 विधान 2 प्रधान पे जान गई है, 2 विधान 2 प्रधान पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जान गई है, वहीं दफन है, वहीं उनकी समाधि है, और आप कह रहे हैं कहां गई है? आप उस पार्टी के साथ समझौता कर रहे हैं, आपके साथ बैठे हैं टॉप। भारतीय जनता पार्टी ने इस पे नहीं, आपको किसने कहा भारतीय जनता पार्टी ने इस पे कॉम्प्रोमाइज किया है? आप उनके साथ बैठे तो हैं, जो उसके घोर विरोधी हैं। हमने कोई कानून पास किया क्या जी जम्मू कश्मीर की? नहीं, कांग्रेस पीडीपी के साथ बैठ सकती है। ये पैंथर पार्टी जो है वो पीडीपी के साथ बैठ सकती है। चलिए आपसे एक बात पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी यदि बैठेगी तो आप हमारी विचारधारा का प्रश्न शुरू करते हैं। बिल्कुल भगत साहब, 1 मिनट आपको रोकूंगा, 1 मिनट रुकूंगा। उस तरह का विरोधाभास, उस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस में नहीं है जिस तरह का पीडीपी का और बीजेपी का है। इस बात को तो मानिएगा आप भगत जी। देखिए, मैं ये कहता हूं, ये आपके सोचने समझने का, देखने का नजरिया हो सकता है, या ये 2 राजनीतिक दलों का नजरिया हो सकता है। हम बड़े कंफर्टेबली इस सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शांति हो, यहां विकास हो, यहां बेरोजगारी समाप्त हो, और जो भ्रष्टाचार पिछले बाली भगत जी, पूर्णिमा त्रिपाठी आपसे कुछ पूछना चाह रही है। बाली भगत जी, आप बताएं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आपने धारा 370 के ऊपर क्या लिखा है, क्या बोला है? आप कह रहे हैं कि आपने आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं किया, तो 370 तो आपका कोर मुद्दा है, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहां आता है? आप बताएं। मिनिमम पूर्णिमा जी, आपने
पूर्णिमा जी, आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा पढ़ा है क्या? जी आप बताएं। आप बताइए, अगर उसमें 370 मेंशन है तो मिनिमम प्रोग्राम पढ़ा है क्या? आप बता दीजिए ना, आपके मुंह से सुन ले क्या है इसमें। 370 मेंशन है तो आप बताएं। पूछ रहा हूँ, आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पढ़ा है क्या? जी पढ़ा है, आप बताएं, लेकिन 370 कहाँ है उसमें और उस पर आपकी क्या पढ़ा है क्या? हाँ पढ़ा है, उसमें 370 पे कहाँ पे बात है और क्या बात है बताइए। देखिए जी हम सुन रहे हैं आपको। पार्टी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या कहा है? 370 समाप्त नहीं करना क्या? ऐसा लिखा है क्या? नहीं, उस पे आप खामोश हैं। आपने कुछ नहीं लिखा है। आपने कुछ नहीं लिखा है, उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। नहीं, समझौते की बात। देखिए खामोश 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 इसलिए है क्योंकि हमारे पास 44 का आंकड़ा नहीं है। मैं इसके ऊपर 44 का आंकड़ा होगा तो हम बताएंगे, लेकिन हमने अपनी विचारधारा के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूँ। जी शहजाद, 3 उदाहरण की कहाँ कॉम्प्रोमाइज किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2014 को ये पब्लिक रैली में कहा था कि एनसी बाप बेटे की पार्टी है और पीडीपी बाप बेटी की पार्टी है, इनके साथ कांग्रेस सत्ता में रही है, हम इनके साथ सत्ता में कभी नहीं आएंगे, हम मिशन 44 की तरफ चल रहे हैं। वो हुआ कॉम्प्रोमाइज नंबर 1। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने न केवल 2 विधान 2 प्रधान, उन्होंने 2 निशान की भी खिलाफत की थी। जिस स्टेज पर आप बता रहे आपके चैनल पे, जिस स्टेज पर मोदी जी बैठे थे वहां पे भारतीय ध्वज के साथ जम्मू कश्मीर का भी ध्वज वहां पे मौजूद था। और जो भी मंत्रियों ने शपथ ली वो शपथ न केवल भारतीय संविधान पे ली बल्कि जम्मू कश्मीर के संविधान पे भी ली। वो हुआ कॉम्प्रोमाइज नंबर 2, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्लियरली कह गए थे 370 पे तो आप जो कोशिशें कर रहे हो बात छुपाने की, उससे ज्यादा एक्सपोज हो जा रहे हो आप। इन दोनों बातों का आप बताइए कि कम से कम इन पे। और अलगाववादी सज्जाद लोन को आपकी पार्टियों ने किन किन शब्दों से नवाजा है ये मैं कहना नहीं चाहता। आज सज्जाद लोन को आपने मंत्री बनाया पर कश्मीरी पंडित को मंत्री नहीं बनाया आपने। कश्मीरी पंडित के मंत्री नहीं बनाए। टाक साहब आपको एक मिनट रुकूंगा। पहले भगत जी इसका जवाब देते जो शहजाद पूनावाला ने पूछा है, फिर आपके पास आता हूं। बाली भगत, थोड़ा सा समय। जी जरूर। बाली भगत जी, देखिए इन्होंने बाप बेटी का प्रश्न उठाया जी। इन्होंने बाप बेटी का प्रश्न उठाया। ये एक परिवार, इन्होंने 2 झंडे का भी प्रश्न उठाया है। एक परिवारवाद की पार्टी जिसने पूरे 60 वर्ष में, जिन्होंने 60 वर्ष में इस देश में सत्ता का सुख भोगा, यह दूसरों को अभी ये पढ़ा रहे हैं कि उनको। जयंत सिन्हा कौन है? आपने भी तो जयंत सिन्हा, पीयूष गोयल, वसुंधरा राजे, अनुराग ठाकुर, ये सब कौन है? मुझे जरा आप दे दीजिए। देवेंद्र फडणवीस, बाली जी, जयंत सिन्हा, अनुराग ठाकुर जी, पीयूष गोयल, वसुंधरा राजे, दुष्यंत राजे, आपको देवेंद्र फडणवीस, आप बोले मैं कब रुकूं तो मैं नाम बंद करूं। ये सारे आपके पार्टी के लोग हैं। मैं अब तक आपके प्रवक्ताओं पे, आपके स्टेट के एमएलए पे तो आया नहीं। बताइए इन्होंने क्या कहा? नहीं, आप जो कह रहे हैं बाप बेटी और बाप बेटे की जो पार्टी, शिवसेना, आपके अकाली जी। बाली साहब, मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जम्मू की जनता ने आपको विश्वास दिया, मुद्दों के आधार पर आपको वोट दिया। अभी आपने कहा पैंथर पार्टी के 3 विधायक थे, तीनों हार गए। ये पैंथर पार्टी, मैं बिल्कुल मानती हूँ पैंथर्स पार्टी के तीनों हार गए। उन लोगों ने आपको अपना विश्वास मत दिया, आपको अपना वोट दिया। आपको अरे आप मेरी बात सुनिए और मुझे जवाब दीजिए। वाली साहब, मैं जम्मू के वोटर हूँ, मुझे पूछने का पूरा अधिकार बनता है। जी आपके पास आ रहा हूँ। टाक साहब, पहले मुझे बाली साहब ये बताइए, आपको 25 सीटें, बाली साहब आपको 25 सीटें जो मिली है, माननीय मोदी जी का भाषण मंच पर चढ़ते ही शुरू होता था बाप बेटे से लेकर खत्म होता था बाप बेटी को लेकर। ठीक है, आपका एक ही एजेंडा था, मोदी साहब का एक ही भाषण था, बाप बेटे और बाप बेटी की सरकार से मुक्त कराना मुझे जम्मू कश्मीर। ऐसी क्या मजबूरी बनी कि आपको भी बाप बेटी को समर्थन देना पड़ा, आपको भी उसी बाप को सीएम बनाना पड़ा? एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं। ये इससे पॉपुलर क्या गवर्नमेंट होगी? वाली साहब, इससे पॉपुलर क्या गवर्नमेंट होगी? आप जम्मू कश्मीर के अंदर क्या चाहते हैं कि आपकी पार्टी? हम अमन शांति चाहते हैं। हम चाहते हैं तीनों हितों का विकास हो, हम चाहते हैं तीनों को उनका अधिकार मिले, जम्मू के डोगरों को भी उनका अधिकार मिले। हम ये चाहते हैं। चलिए टाक साहब बहुत देर कहना चाह रहे हैं। टाक साहब,
आप पहले सरकार में रहे हैं, कितना तीनों हिस्सों का विकास मालूम है? आपके पास आएंगे। नहीं, एक मिनट के जवाब नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिल्कुल हम सरकार में रहे हैं। हमारा जब सीएमपी साइन हुआ था, उसमें पैंतीस पार्टी ने अपने मुद्दों के साथ कभी समझौता नहीं किया था। भगत साहब, उन्होंने मुद्दों के साथ कभी समझौता नहीं किया था। लेकिन हमने कोई समझौता नहीं किया है, ये आपको लगता है? बिल्कुल, धारा 370 के साथ आपने समझौता किया है। आपने मुख्यमंत्री को पद को लेकर आपने समझौता किया है मुद्दों के ऊपर कभी भी। भगत साहब, ऐसी क्या मजबूरी आई कि आप 3 साल का सीएम पद नहीं मांग सके? जी आप बोलिए, आप बोलिए। जी बोले आप। बाली जी आपको रोकना पड़ेगा। टाक साहब बहुत देर से कुछ कह रहे हैं। टाक साहब जी बोलिए। फैसल जी, देखिए, जहां तक पैंथर्स पार्टी, कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, तो हमें इनसे जो है सहानुभूति है, सिंपैथी है, इनसे हम इनके हालात समझ सकते हैं। कांग्रेस का बहुत दुख है मुझे, जो कांग्रेस के मेरे साथी यहाँ पे बैठे हैं। शहजाद पूनावाला हैं। अब 2002 की बात ले लें। 2002 में जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ, कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जब गठबंधन हुआ, वो भी उस वक्त पीडीपी और कांग्रेस कोई एक जमात नहीं थे। हमारी विचारधाराएं कहीं मिलती नहीं थी। पाकिस्तान को लेकर, हुर्रियत को लेकर, जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर, कोटा को लेकर, बहुत सारे मसलों को लेकर कांग्रेस जो है हमसे अलग थी। लेकिन हमने उस वक्त कांग्रेस के साथ अलायंस किया और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। हमने ये कहा कि जो 6 साल हमने यहाँ पे सरकार चलानी है, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। हमारी विचारधाराएं कहीं नहीं थी, सिवाय एक में कोट अनकोट जो अपने आप को सेकुलर करेक्टर ये कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में इन्होंने किया हुआ है, वो सेकुलर करेक्टर भी मुझे कहीं नजर नहीं आता। उसके अलावा हमारे और कांग्रेस के बीच में भी कुछ कॉमन नहीं है। हमने 6 साल तक काम किया, सरकार चलाई, और आज भी पूरे देश में, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में उन 6 सालों को जो है एक गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है। खूबसूरती उस अलायंस की ये थी कि यहाँ पे हमारा अलायंस तो उसी को रिपीट क्यों नहीं किया? और गोल्डन एरा थी, वो गोल्डन एरा को वापस क्यों नहीं लाया? मुबारकबाद देते कहेंगे। मेरी बात सुनिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उस वक्त भाजपा की सरकार सेंटर में थी, हमने भाजपा को भी साथ लेकर चलाया, कांग्रेस को भी साथ लेकर चलाया, और मुफ्ती साहब की जात, मुफ्ती साहब की लीडरशिप क्वालिटीज थी कि सभी को साथ लेकर उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक नए दौर का आगाज किया। सही कह रहे हैं, मुफ्ती साहब पाकिस्तान को भी साथ लेकर चल रहे हैं। मुफ्ती साहब पाकिस्तान को भी साथ लेकर चल रहे हैं, दहशतगर्दों को भी साथ लेकर चल रहे हैं। हमारा हिस्सा बने, कांग्रेस भी हमारा साथ दे, ताकि हम मिलकर जम्मू कश्मीर की तरक्की करें। इनकी दुखती रग सिर्फ ये है कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत इनके बगैर बन कैसे सकती है। पूरे चुनाव में ये लोग मुझसे कहते रहे हैं जम्मू कश्मीर में किंग मेकर कांग्रेस है, हमारे अलावा गवर्नमेंट बन नहीं सकती। तो पूरी कोशिश, आपकी बात मान ली। यहाँ पे वक्त हो रहा है ब्रेक का, यहाँ पे एक वक्त हो रहा है ब्रेक का। छोटे मसलों पर, जिन मसलों पर ये हमारे साथ जब तक थे उन पे इत्तेफाक है। टाक साहब, यहाँ पे वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी बात से चर्चा शुरू करेंगे कि क्या सिर्फ कांग्रेस को उसकी जगह बताने के लिए पीडीपी और बीजेपी एक साथ गए, या और बड़ी बातें हैं, और कितने दिन तक चलेगा? अभी ब्रेक में जाने जब हम लोग गए थे तो शहजाद ये कह रहे थे कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और जो ब्रेकअप होगा तो उसका जो ब्रेकअप करने का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं पीडीपी के पास है, वो इसको तलाक जरूर देगी। लेते हैं ब्रेक। भारतीय ग्राहकों की जीत के लिए 1986 में लगा एक शानदार छक्का। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, राहत प्राप्ति का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। जिम्मेदार ग्राहक बने, अपने अधिकार पाएं। ग्राहक आगे बढ़ो, अपना हक मांगो, जीत तुम्हारी है। जागो ग्राहक, जागो ग्राहक, जागो। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बीड़ी सिगरेट का धुआं तंबाकू नोशी न करने वालों के लिए भी मुजिर है। जब इस्तेमाल शुदा धुआं गैर तंबाकू नोश के गले में दाखिल होता है तो ये सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, चंद मिनटों में ये धुआं खून को गाढ़ा करके खून की शरियानों को भी नुकसान पहुंचाता है। इनमें चर्बी जमा हो जाने से दिल में खून का बहाव कम हो जाता है, जो दिल के दौरे का सबब बन सकता है।
पैसिव स्मोकिंग मोहलिक है, इसकी मुखालफत करें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से ऑपोर्चुनिस्टिक अलायंस ये हुआ है और जिस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन हैं पहले दिन से, जिस वक्त हलफबरदारी हो रही थी उस वक्त भी ऐसे हालात थे, लग रहा था कि शायद आज ही तलाक हो जाए, लेकिन ये लंबा चलने वाला नहीं है। बहुत सारे बयानात आए हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद के, उसको लेकर के भी बहुत तनाजा हुआ। और फिर जिस तरह से पीडीपी के कुछ एमएलए ने अफजल गुरु की लाश को के जो रिमेन्स हैं उसको वहां मंगवाने की जो बात कही है उसको लेकर के भी और तनाजा हुआ है। मैं जानना चाह रहा हूं बाली भगत जी से कि कहीं ना कहीं समाधि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वहां पे है और अब ये लोग अफजल गुरु को भी वहां पर ले जा रहे हैं। किस तरह की दोस्ती आप लोग की है? क्या चाह रहे हैं आप लोग हिंदुस्तान में? किस तरह की आप लोग तारीख लिखना चाह रहे हैं, हिस्ट्री लिखना चाह रहे हैं? बाली भगत जी। देखिए भाई साहब, मैंने पहले आपसे निवेदन किया है, आप यहाँ की सरकार जो बनी है उस सरकार को अलग करके देखिए और जो राजनीतिक दलों के जो वक्तव्य हैं उनको आप कृपया अलग करके देखिए। मतलब ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है, मैं समझ गया। बाली भगत जी आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहनी कुछ कथनी कुछ, ये वाली बात है। कहना कुछ है, करना कुछ है, यानी पार्टीज बयान कुछ देंगी, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे पीडीपी हो, लेकिन सरकार काम कुछ और करेगी, यही कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी विचारधारा है। जी जी। आप किसी भी इनमें से मैं सरकार में अभी मंत्री हूं जी। अगर आप पार्टी की लाइन से मुझे पूछेंगे तो मैं विचारधारा की बात करूंगा, लेकिन सरकार में यदि हूं, सरकार मैंने पहले आपको कहा कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर चल रही है। और दूसरी जो ये बात जो है ना, जिस प्रकार की बात अभी कांग्रेस या पैंथर पार्टी ने किया है कि अनहोली अलायंस से ये शादी हो गई है और इनका ब्रेकअप हो जाए, इनके उत्तर में मैं आपको ये कहूंगा जी जी कि जिनके अपने घर उजड़ जाते हैं ना, वो दूसरों के घर की खुशी कभी बर्दाश्त नहीं होती। जी शहजाद, क्या कहिएगा? आपका घर तो खुद का उजड़ चुका है, आप क्या बात कर रहे हैं? उनकी खुशियों में आगे लगा रहे हैं। बाली साहब में सत्ता से बाहर हो गए हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। चलिए इनसे जवाब ले लेते हैं शहजाद से। बाली साहब, आपको डर तो इस बात का लगना चाहिए कि नई नई शादी में आपकी जो, अगर आप में से शौहर कौन है बीवी कौन है मैं नहीं जानता, पर जो भी है वो पुराने शौहर को याद कर रहे हैं। वो कह रहे कि पिछले 6 साल की सरकार 2002 की गोल्डन पीरियड था और उसमें ये बात भी, बाली जी सुन लीजिए, बाली जी सुन लीजिए, अलायंस किया था तब आप शौहर थे या बीवी थे? बाली जी सुन लीजिए। नहीं, मैं आपको पूछ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पीडीपी के साथ तब आप, तो मैं बता रहा हूँ, ये बता रहे हैं आप, सुन लीजिए। बाली जी बता रहे हैं, बाली जी फैसल साहब, इस शादी में बेगानी शादी में अब्दुल्ला कौन है वो बहुत कम हमें पता है। नहीं, आप कह रहे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, उसको हो जाने दीजिए। अगर देश की और राष्ट्र की हालत इतनी दयनीय नहीं होती तो मैं अब्दुल्ला दीवाना हो गया है, उसको हो जाने दीजिए। जितनी अगर आपकी देश की और अगर राष्ट्र की हालत इतनी दयनीय नहीं होती तो आपके चुटकुले पे मैं हंस भी लेता। तो ये जोक मारने का समय नहीं है। मैं आपको बात बताता हूँ, आप पूछ रहे हैं आजकल पीडीपी को बीजेपी सेक्युलर जोक मारने की बात देखिए टॉप साहब, या तो आप बात कीजिए या मैं नहीं है। नहीं, आप अपनी बात कह लीजिएगा, पहले शहजाद बोले फिर आपके पास आऊंगा। जब आप कोई बात कर रहे हैं फिर बात का जवाब भी सुन रहे हैं। चलिए आप बोलिए। आप शहजाद जी जो करेंगे उस पर खुद हंसेंगे भी जब जवाब मिले। बोलिए। जब आप हंसेंगे भी, खुद भी जोक करें उस पर हंसे भी, जब दूसरा बात करे तो उस पर आप जो है और टिप्पणी करें। चले, सवाल ये है कि आपको इस वक्त ऊपर वाले से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर का जो हालात है, जम्मू कश्मीर में सरकार चलनी चाहिए। और जिस तरह भाजपा की सरकार सेंटर में, उसने हमारे इस कोलिशन को, पीडीपी और कांग्रेस कोलिशन को सपोर्ट किया था, इस तरह आप भी इस कोलिशन को सपोर्ट करें। चलिए आपसे एक सीधा सवाल, करते नहीं तो बहुत सिर्फ टिप्पणियों में भरोसा करते हैं। चलिए आपसे एक सीधा सवाल कर रहा हूं फिरदौस टाक साहब, अफजल गुरु के बारे में आप क्या कहिएगा? अफजल गुरु की लाश का जो मोर्टल रिमेन्स है उसको वहां जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या कहिएगा? देखिए, अफजल गुरु की बात जो है, जब अफजल गुरु को फांसी दी गई थी उस वक्त यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी।
सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, अभी आप बताइए अपना कांग्रेस की सरकार के बावजूद जो है आज कांग्रेस के ही लीडर, मैं उसी बात पे आ रहा हूं, कांग्रेस के ही लीडर जो है जो बात कह रहे हैं, इनमें आपस में ही मतभेद है। और वही बात जो हमने उस वक्त असेंबली में कही थी, चाहे हम अपोजिशन में है, चाहे हम इस वक्त, अभी आप कह दीजिए ऑन कैमरा कहिए ना। पार्टी का जवाब तब भी वही था, आज भी वही है। क्या है? हम लोग नहीं, मेरी बात सुनिए, ऑन कैमरा में बात कर रहा हूं। हम अफजल गुरु के मामले में राजनीति नहीं कर रहे हैं, ना हम करना चाहते हैं। हमने तब भी वही बात की थी कि उसकी फांसी जो है गलत थी, उसका तरीकाकार जो यूज किया गया था वो गलत था, जो उसके फैमिली मेंबर्स को उसको मिलने नहीं दिया था वो गलत था, उसके मॉर्टल रिमेन जो है वो वापस लाने गए थे, वो हमारा विपक्ष में भी वही स्टैंड था, आज भी वही स्टैंड था। चलिए, बाद में रही बात, आपने अपनी बात कह ली, अब जरा बाली भगत से पूछ लेते हैं वो क्या कहते हैं। अपनी बात रखनी है फैजल साहब। राइट ऑफ एग्रीमेंट, नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए फैसल जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ब्रीफली, चुनावी भाषण नहीं है ना, पार्टीज में है, और एटलीस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप में एटलीस्ट राइट ऑफ हैविंग एन ओपिनियन शुड बी देयर, एंड वी हैव द राइट ऑफ ओपिनियन। वो सभी जमातों के पास है। कांग्रेस का ओपिनियन हमेशा बदलता रहे, हमारा ओपिनियन। चलिए, आपने अपनी बात कह ली। एक मिनट, पूर्णिमा, आपने सुना जिस तरह से इन लोगों का कंट्रडिक्शन यहां पे भी दिख रहा है कि वो कुछ कह रहे हैं और उनके साथ बैठे हुए बाली भगत जी कुछ कह रहे हैं। कहीं ना कहीं एकदम अनइजीनेस है इनके रिलेशनशिप में, और बिल्कुल जिसको कहते हैं बुनियाद से लेकर के अभी तक जितना ये लोग कदम बढ़ा पाए हैं उसमें कंट्रडिक्शन बहुत ज्यादा है। अफजल गुरु के मामले पे आप देखिए कंट्रडिक्शन। दूसरी बात जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हाउस में खड़े होकर के ये कहा कि ये जो चीज ये कह रहे हैं उसमें उन्होंने मुबारकबाद कश्मीर की आवाम को दी। मुफ्ती साहब कहीं ना कहीं कश्मीर में इलेक्शन की जो मुबारकबाद है वो पाकिस्तान को और अलगाववादियों को दे रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या जो स्टेबिलिटी फैक्टर आप देख रहे हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट होगी, कितनी स्टेबल हो पाएगी, पीस और प्रॉस्पेरिटी रिटर्न होगी, आएगी वैली में? देखना वही है, वही तो सबसे बड़ा चैलेंज इनके सामने है। हमें मुझे एक वो फ्रेज याद आ रहा है, अग्री टू डिसअग्री। जी, तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है, इन दोनों पार्टियों ने एक समझौता किया है जिसमें दे हैव अग्रीड टू डिसअग्री। तो वो अग्रीइंग एंड डिसअग्रीइंग साथ साथ कब तक चलेगा ये हमें देखना होगा, और इससे कितनी इनस्टेबिलिटी स्टेट में होती है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। विचारों के मामले में ये हर चीज में एक दूसरे से डिसअग्री करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि ये दोनों मिलकर सरकार चलाना चाहते हैं। तो अब वो सरकार और विचार दोनों एक साथ कैसे चले, हमको यही देखने। मतलब आप ये कह रही हैं कि इसी तरह से चलता रहेगा, सरकार अपने तर्ज पे चलेगी और ये लोग डिफरेंट बयानात एकदम जिसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो है वो एक दूसरे की तरफ से आते रहेंगे। एग्जैक्टली, लेकिन वो देखना है कि वो कितनी दूर तक ये खींच सकती है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की बात ये कह रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पे बहुत मार्जिनलाइज हुए, नेशनली हुए हैं, लेकिन स्टेट में तो फिर भी आपने ठीक ठाक आपकी कारकर्दगी रही है, आपको अच्छी सीटें आई हैं। वैसी सूरत हाल में किस तरह का अपोजिशन का रोल आपका होगा वहां? देखिए, और मैं भी चाहूंगा कि बाली जी और पीडीपी के प्रवक्ता मेरी बात को बीच में ना काटे जी। मैं इसलिए पुरानी शादी का हवाला दे रहा था क्योंकि इतना गोल्डन पीरियड जो चला इन्हीं के कहने के मुताबिक, उसको भी 5.5 साल में, 6 साल में नहीं, 6 महीने पहले ही पीडीपी ने उस गवर्नमेंट को ये कर दिया। तो ये वाली कितने दिन चलेगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आज उनको बीजेपी बड़ी सेक्युलर पार्टी नजर आ रही है, वही पार्टी जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, अच्छी बात है, आप उसको देखिए सेक्युलर की तरह। 370 पे बात हो, आपने सज्जाद लोन जैसे अलगाववादी को मंत्री बना दिया, उस पे बात हो, आपकी बाप बेटे की 2 निशान की, इन बातों पे तो जवाब नहीं आया। मैं 2-3 और सब्सटैंटिव इश्यूज लाना चाहता हूं, क्योंकि आपने अफजल गुरु का एक बात किया, उस पर भी ये मुखर रहे, बात नहीं कर रहे। अब एक बयान था मुख्यमंत्री का, इनका मुफ्ती साहब का, कि अफस्पा पे मेरा डिसीजन फाइनल होगा क्योंकि मैं यूनिफाइड कमांड का चीफ हूं, आर्मी वगैरह सब मुझे रिपोर्टिंग करते हैं, मैं डिस्टर्ब एरियाज हटा दूंगा तो वहां से अफस्पा हट जाएगा। केंद्र का बयान है कि केंद्र का एक्ट है, अफस्पा केवल हम हटाएंगे। अफस्पा अगर कल मान लो मुफ्ती साहब, चलिए हम पूछ लेते हैं, एक सेकंड मुझे मेरी बात रखने दीजिए ना। अगर कल बारामुल्ला में मुफ्ती साहब ने बोला कि हटा दो अफस्पा और केंद्र ने कहा नहीं, तो किसका फैसला फाइनल होगा? और दूसरी बात, क्यों बेगाने क्यों दीवाने हो रहे, मैं आपको बताऊं इसके बारे में। अरे बीजेपी ने पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने हुर्रियत से बात की, आपने तो अलगाववादी को मंत्री बनाया, और अलायंस के पहले आपने पाकिस्तान से वार्तालाप फिर से शुरू कर दी केवल राजनीतिक मकसद से। तो हमें बेगाने को दीवाने को इसमें तो हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। सीधा सवाल आपसे बाली भगत जी, जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट उठाया है शहजाद पूनावाला ने कि अफस्पा को लेकर के, किसको कह रहे हैं आप, वो शपथ ले चुका है जी, तो उनके फादर की हिस्ट्री क्या थी? वो नहीं थे अलगाववादी। आपके मंत्री, आपके बीजेपी के प्रवक्ताओं के बयान में निकालूंगा, सज्जाद लोन को मैंने नहीं कहा अलगाववादी,
आपके पार्टी के प्रमुख नेताओं ने कहा है, मैं आपको बयान दिखाऊं। वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन जो मुद्दा उठाया है शहजाद पूनावाला ने, उस पर क्या कहिएगा बाली जी? स्ट्रीम में कोई शख्स जो है मेन स्ट्रीम में आता है, इसमें तकलीफ किस चीज को होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि कोई आफ्सपा का जो इशू है उस पर क्या होगा? ये जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट है, आर्म फोर्सेस का जो एक्ट है जिसके तहत आर्मी को वहां स्पेशल पावर दिए गए हैं, उस पर किसका डिसीजन फाइनल होगा? चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद का या सेंट्रल गवर्नमेंट का? देखिए वो एक कॉमन ये एक कंटेंशियस इशू है। पॉलिटिकल पार्टी इसका डिसाइड नहीं करती है, इसके लिए कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा। बाली भगत जी और फिरदौस साहब दोनों ये बताइए इस पे क्या एग्रीमेंट हुआ है? ऐसी हालत में क्या होगा? मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन होते हैं। देखिए जो मैं कह रहा हूं यूनिफाइड कमांड का जो ओपिनियन होगा जी, उसके ओपिनियन के अनुसार सरकार चलेगी। जो एजेंडा, उसका मतलब है कि केंद्र कुछ भी कहे, यूनिफाइड कमांड इसमें डिसीजन लेगा। जी फिरदौस साहब, वो पूरे डिटेल इस नहीं, देखिए जो एजेंडा ऑफ अलाइज बना हुआ है, अनफॉर्चुनेट बात तो यही है कि वहां पे स्टूडियो में बैठ के भी जो डिस्कस कर रहे हैं उन्होंने भी वो एजेंडा ऑफ अलाइज पढ़ा नहीं है। नहीं, आप लोगों ने इतनी सीक्रेसी रखी है, क्या बात हुई है वो भी आप लोगों ने पूरी नहीं बताई है। दोनों पार्टीज को जोड़ता है हमारी। नहीं सर, वो देखिए एजेंडा ऑफ अलायंस इज ब्लैक एंड व्हाइट, हमने पूरी बुकलेट जो है वो शाया की हुई है, लोगों के सामने है, लेकिन उसकी लैंग्वेज ऐसी है, फिरदौस साहब उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। देखिए लैंग्वेज नहीं, एक मिनट में लैंग्वेज तो कमबख्त इस अंग्रेजी तो अंग्रेजी का स्यापा ही यही है। चलिए उर्दू में कर लेते हैं। मेरी बात तो उर्दू के एजेंडा में भी हमने एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बोली गई है। पावर है, एक सेकेंड, हमने साहब एक मिनट आपको रोकना पड़ेगा। एक मिनट, वी हैव बीन वेरी स्पेसिफिक, वी हैव बीन वेरी टॉक साहब एक मिनट, आपके चैनल पे एक्चुअली पीडीपी को भी ये बात सुननी चाहिए। आपके चैनल पे एक बहुत बड़ी एक मिनट, बाली साहब मंत्री है, आपके चैनल पे बहुत बड़ी खबर हुई है, आपको इसको पेपर में कल ही छापना चाहिए कि बीजेपी के मंत्री ने कहा है कि यूनिफाइड कमांड का डिसीजन आफ्सपा पे फाइनल होगा और उसके हिसाब से जिससे भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल ये आपको कल छापना चाहिए आपके सारे अखबारों में और इसका मुद्दा बनना चाहिए। और बीजेपी की केंद्र सरकार को क्या कहिएगा बाली भगत जी? आर्मी को इसके ऊपर देना जो उठा रहे हैं सवाल। सुदेश जी आप मुद्दे खड़े करते रहिए, बाली भगत जी, मुद्दे खड़े मेरी बाली भगत जी से रिक्वेस्ट है कि मेरी बात को सुने और शांतिपूर्वक जवाब दें। मैंडेट मिला है, आप आराम करें थोड़ी देर। नहीं, बाली भगत जी मेरी बात सुनिए और उनका शांतिपूर्वक जवाब दीजिएगा मुझे। थोड़ी देर आराम कर लें, हमें काम करने दीजिए। जी चलिए सुदेश, मुझे पहले आपके प्रश्न का उत्तर तो देने दें। ब्रीफली सवाल है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पे, एजेंडा ऑफ अलायंस पे हमने क्लियर तौर पे लिखा है कि फेज मैनर में इन कंसल्टेशन विद आर्मी, इन कंसल्टेशन विद द यूनियन गवर्नमेंट, हम लोग जो है इसको हटाने जा रहे हैं। द गवर्नमेंट विल सर्टनली वर्क for creating a conducive atmosphere in Jammu Kashmir for early revocation of armed forces special power है। आपकी बात में ये बात कह रहे हैं कि अमन होगा तो आर्म फोर्सेस फिरदौस साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही। मेरी बात सुन लीजिए, फेज मैनर में आप हटाने की बात कर रहे हैं, आपके जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं वो वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये बताइए कि इन द मीन टाइम अगर जब फेज मैनर में हटने से पहले कोई डिस्प्यूट होता है, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यूनिफाइड कमांड का जो निर्णय होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, वो प्रिवेल करेगा, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री कहेगी वो होगा? स्पेसिफिक बताइए आप। देखिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है, लेकिन रिकमेंडेशन जो है वो यूनिफाइड कमांड करता है। यानी कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी इसमें भी है, एम्बिग्यूटी है इसमें। अलायंस बनाने के पहले कर रहे थे हम लोग। नहीं, डायरेक्ट डिस्टर्ब एरिया एक्ट, पहले डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो है वो हटना है। डिस्टर्ब एरिया एक्ट की नोटिफिकेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पास करती है, उसने स्टेट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है, स्टेट गवर्नमेंट को ही रिवोक करना है। लेकिन यूनिफाइड कमांड का जो है आर्मी, पैरामिलिट्री, पुलिस, हर कोई जो है उसमें जो है वो हिस्सा लेता है और चीफ मिनिस्टर इज द चीफ ऑफ द यूनिफाइड हेड कमांड। ये नहीं है आप रातों रात जो है ये चीजें नहीं कर सकते, आप कोई मैजिक मैन नहीं है आपके पास जो इसको कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस ने पूरे 6 साल लोगों के सामने इस चीज का बिगुल बजाया, हम लोग करेंगे, लेकिन नहीं किया। हम लोग एक सिस्टमेटिक वे से कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वी आर कमिटेड फॉर इट।
हम गवर्नमेंट की तरफ से कमिटेड है, बीजेपी भी इस चीज पे एग्रीमेंट करती है कि हम किसी ने शुरुआत, आपने कहा बीजेपी भी इस पे एग्री करती है, बाली भगत से पूछ लेते हैं, बाली भगत इस पे क्या कह रहे हैं? शुरुआत तो करनी है। चलिए बाली जी, आप क्या कहिएगा? जो बात कह रहे हैं आपके मित्र, आपके दोस्त फिरदौस टाक साहब, क्या कहिएगा? देखिए मुझे हैरानगी है कि 4 दिन की हमारी अभी सरकार है और 400 प्रश्न खड़े कर दिए हैं मीडिया ने या कांग्रेस पार्टी ने या दूसरे दलों ने। जी, कम से कम 1 सप्ताह तो पूरा कर लेने दीजिए। उससे पहले ही इतनी उछल आप दिनों की ही मोहताज है, आपकी सरकार दिनों की ही मोहताज है। 50 से अधिक वर्ष राज्य किया है जी, और इसी कांग्रेस पार्टी ने तो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर 47 के बाद आज तक तो यही सत्ता में थे। हमारे 4 दिन हुए हैं और इनकी नींद खराब हो गई है। ये कहते हैं कि ये शादी जल्दी टूटे जी, ये शादी नहीं टूटेगी। मैं फिर आपको वही बात कहूंगा कि आप 2 राजनीतिक दल हैं, 2 राजनीतिक दलों की अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उसके अनुसार ये सरकार चलेगी। चलिए, आपने अपनी बात कह ली। पूर्णिमा, आपसे जानना चाहूंगा कि जो आर्म्स फोर्सेज स्पेशल एक्ट है उसकी जो बात ये लोग कह रहे हैं कि उसमें फेज आउट करेंगे और धीरे धीरे उसको हटाया जाएगा, वो क्या प्रैक्टिकल लगता है? और इस सरकार को जैसा वो कह रहे हैं कि 6 साल तक चलना है, आप कितना बहुत देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा सीरियसनेस नहीं दिख रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत सालों से, मुद्दों से, ये अरसों से बात करती चली आ रही है और सेंटर ने कभी उसको ध्यान नहीं दिया। तो ये टोटली सेंटर के हाथ में है कि वो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट रहे या ना रहे, यानी जो भी डिसीजन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का दैट विल प्रिवेल। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनके की बेसिस पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया जाता है। और कहीं ना कहीं ये इशू ही कहीं ऐसा इशू बनेगा कि ये लोग सेपरेट होंगे। अब वो उस एक्सटेंट तक ये ले जाएंगे या नहीं मुझे नहीं पता, शायद बन भी सकता है। शहजाद, क्या कहिएगा? मुझे लगता है कि बाली साहब की जानकारी बतौर मंत्री बहुत कम है। यूनिफाइड कमांड के बोलने पर कुछ नहीं होता, जैसे इन्होंने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, इससे भी जुड़ा हुआ मामला, इसी से जुड़ा हुआ मामला है कि पाकिस्तान के साथ आप क्या रुख अपनाएंगे। आपने हुर्रियत से बात करने के लिए पाकिस्तान से रिश्ता, देखिए जी आपके पास आ रहा हूँ, बाली साहब आपके पास आ रहा हूँ, बाली जी बोलने दीजिए फिर आपके पास आता हूँ। जी देखिए, मुझे पता है कि 4 दिन में ही 400 सवाल पैदा हो गए, आपको उसका डर लग रहा है, दिनों की मोहताज है आपकी सरकार, ये तो जाहिर सी बात है। पर मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान से आपने किस बुना पर बातें बंद की? हुर्रियत से बात करने की बिना पर। आज सरकार बनने से पहले आपने एग्री कर दिया कि हम अपने विदेश सचिव को वहां भेजेंगे और आज भेज दिया आपने। आपके मोदी जी और बीजेपी कभी ऐसे बयानात करती है जिससे कि माहौल इतना बिगड़ता है कि 9 महीनों में 500 सीजफायर वायलेशन हो गए, वहां की कई जनताओं को अपने घर छोड़ के आने पड़े, और आप कैसे? मैं बाली साहब से पहले, बाली साहब ने कहा कि जिनके अपने घर उजड़ जाते हैं वो दूसरों के घर बसते नहीं देख सकते। तो मैं बाली साहब को रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, 2002 में भारतीय जनता पार्टी का घर भी उजड़ गया था जम्मू कश्मीर में, और दिल्ली में भी देख लिया अभी आपने। ये राजनीति है, ये उतार चढ़ाव जो है उजड़ते और बसते रहते हैं, बाली जी और ये राजनीतियों है। और लेकिन हाँ, और ये पैंथर्स पार्टी का घर कैसे उजड़ा ये सब कुछ सामने आ गया। आपने देखा कि 100% रिगिंग हुई, चीटिंग हुई, मशीनों में फेरबदल हुआ। ये साबित करता है उधमपुर के विधायक को, इंडिपेंडेंट विधायक को जो इन्होंने मिनिस्टर बनाया है, ये इस बात से ये साबित होता है, अदरवाइज इनको इंडिपेंडेंट एमएलए को मिनिस्टर बनाने की जरूरत नहीं थी, नंबर 1। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, मैं बाली साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है आपकी सरकार आई, आपके 25 सीटें आपको मिली जम्मू में, लेकिन मेरा सवाल ये है, आपने जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना उसमें आपने जनता की भावनाओं के, जम्मू की जनता की भावनाओं को आपने मद्देनजर रखा? क्या आपको नहीं लगता आपने जम्मू के डोगरों के साथ विश्वासघात किया? आपने, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आपने आर्टिकल 370 पर क्या किया? सवाल जो बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं लोग, जिन्होंने पाकिस्तान को लेकर के आपकी 2 तरह की पॉलिसी होगी। जब आप कश्मीर में होंगे तो पाकिस्तान को लेकर के आपका रुख थोड़ा अलग होगा, जब आप नेशनली इंटरनेशनली जाइएगा तो कहीं ना कहीं वो उसमें आपकी दूसरी सोच होगी। क्या कहते हैं आप?
क्या एडजस्टमेंट किए हैं नेशनली। जाहिर सी बात है, जिस तरह से सरकार, जिस तरह से बात डेडलॉक हुई थी, हुर्रियत के लोग गए पाकिस्तान के एम्बेसडर से मिलने, आपने बातचीत बंद कर दी। लेकिन आपके साथ का जो चीफ मिनिस्टर है वो पाकिस्तान को क्रेडिट दे रहा है जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक इलेक्शन हो जाने का, और उसके लिए पूरी मुबारकबाद दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो आपने किया है। और आवाम को नहीं दे रहा, भारतीय आवाम को नहीं दे रहा, पाकिस्तान को दे रहा है। देखिए जी ब्रीफली प्लीज। देखिए भाई साहब, मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री साहब ने जो भी बयानबाजी के, जो भी वक्तव्य उन्होंने दिया है, जो भी स्टेटमेंट दिया है, उसके ऊपर अब आप उनसे प्रश्न पूछेंगे तो वो उसका उचित उत्तर देंगे। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना। चलिए जाहिर सी बात है कि इस पे जो भी बयानबाजी हुई है मुफ्ती मोहम्मद सईद की तरफ से हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर हैं बाली भगत जी वो कह रहे हैं उसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। लेकिन एक बात इस बात में बिल्कुल साफ है कि जिस तरह का अलायंस हुआ है, जिस तरह की शादी ये हुई है, उसकी बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद नहीं है कि बहुत लंबा खिंच पाएगा। अगर पीडीपी की अगर हिस्ट्री की बात करें तो जिस पार्टी की, जिस सरकार को गोल्डन पीरियड कह रहे हैं फिरदौस ताज साहब, वो भी 5.5 साल में समाप्त हो गई थी। तो ये सरकार 6 साल तक चलेगी, इसकी किसी को उम्मीद नहीं है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की स्टेबिलिटी के लिए ये सरकार लंबा चले। हालांकि होता हुआ दिख नहीं रहा है। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करें। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें samaylive.com। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।